हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक और कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये भी एक बहुत आसान छोटा सा चैप्टर है, लेकिन न्यू चैप्टर है जो सीए फाउंडेशन की न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। तो इसको आपको जरूर करके जाना है। मतलब इनफैक्ट सारे ही जितने भी न्यू टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं इस सिलेबस में, वो तो आपको पक्का पक्का करके जाने ही जाने हैं। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, इस लेक्चर में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, ना ही कोई कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का डिटेल लेक्चर ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर का लिंक छोड़ दूंगा, है ना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फटाफट से जल्दी जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? तो रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। तो जब भी डिबेंचर्स का या डिबेंचर होल्डर का जो पैसा होता है या डिबेंचर की जो लाइबिलिटी होती है रिपे करते हैं, तो इसको बोलते हैं रीपेमेंट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिमिलरली जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिपे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब डिबेंचर्स को रिडीम करने के क्या मेथड होते हैं? पहला मेथड होता है रिडेम्पशन इन कैश, या दूसरा मेथड होता है कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। तो जो कन्वर्जन होती है वो ऑफकोर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में ही होता है, और बाकी जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं नहीं तो वो कैश में रिडीम होते हैं। अब जब कैश में रिडेम्पशन की बात करते हैं तो यहां पे भी हमारे तीन तरह के रिडेम्पशन आ सकते हैं। एक होता है पेमेंट इन लमसम, यानी सारा का सारा जहां पे हम डिबेंचर का जो आउटस्टैंडिंग पैसा होता है वो हम एक साथ रीपे कर देते हैं। दूसरा होता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, मतलब हम लोग सारा आउटस्टैंडिंग पैसा एक साथ नहीं रीपे करते, हम टुकड़ों टुकड़ों में जनरली जैसे ईयरली हम लोग रीपे करते रहते हैं, या हो सकता है सेमी एनुअली हम लोग रीपे करते रहें, जैसा भी क्वेश्चन बोलता है। हालांकि इसका आपको एज सच कोई यूज नहीं होगा, बट जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा हमको उस हिसाब से यहाँ पे रीपे करना होता है। इसको ड्रॉप लॉट्स भी बोला जाता है, ठीक है, इसका नाम ड्रॉप लॉट्स भी होता है। और नहीं तो तीसरा तरीका होता है परचेज इन ओपन मार्केट। इसकी ट्रीटमेंट वैसे सिलेबस में नहीं है आपके, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि परचेज इन ओपन मार्केट का जो मतलब होता है वो होता है कि कभी कभी जो कंपनी होती है वो डिबेंचर होल्डर से उनके डिबेंचर खरीद लेती है स्टॉक मार्केट में जाके। डायरेक्टली उनसे डिबेंचर लेने की जगह वो कहती है आओ स्टॉक मार्केट में आओ और आप हमें डिबेंचर्स बेच दो। तो वो अपने ही डिबेंचर्स को पहले खरीद लेती है और फिर उसको जाके कैंसिल करती है। तो इसको हम बोलते हैं परचेज इन ओपन मार्केट, ठीक है। चलो, अब जब मुद्दे की बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर में, सबसे पहली जो बात है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं डीआरआर। तो ये एक स्पेशल रिजर्व होता है जो फ्री रिजर्व से या फ्री प्रॉफिट से क्रिएट करा जाता है टू बिल्ड अप फंड फॉर रिडेम्पशन। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों की कंफ्यूजन आती है डीआरआर को लेके। तो देखो, डीआरआर बनाने का सिर्फ एक पर्पस होता है ताकि कंपनी जो है अपने फ्री प्रॉफिट्स या फ्री रिजर्व्स को ब्लॉक कर दे और उसको डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए। बस इसी कारण से कंपनीज एक्ट के अंदर हमें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होता है। जो डिबेंचर रिडेम्पशन होता है, रिजर्व होता है जो, इट कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। अगेन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि डीआरआर में सिर्फ पैसे निकाल के देने हैं। इसका मतलब ये होता है कि डीआरआर तभी आप फ्री कर सकते हो जब रिडेम्पशन हो जाती है। इसका मतलब होता है कि डीआरआर तभी फ्री हो सकता है जब रिडेम्पशन हो जाए। तो फ्री हम तभी कर सकते हैं, अनब्लॉक हम रिजर्व को तभी कर सकते हैं जब रिडेम्पशन हो जाए। तब तक के लिए डीआरआर में जो हम होता है प्रॉफिट्स को ब्लॉक करके रखते हैं। तो वही बात देखो अगली लिखी हुई है, वंस रिडेम्पशन इज कंप्लीट अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो रिडेम्पशन होने के बाद डीआरआर को हम फ्री कर देते हैं, अनब्लॉक कर देते हैं प्रोपोर्शनेटली। जितने के डिबेंचर्स रिडीम हो गए उसका प्रोपोर्शनेट डीआरआर हम फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अब कितना डीआरआर हमें बनाना होता है, इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी होती है, कौन सी कंपनी इसको बनाना होता है, उसका एक भयंकर सा टेबल आपकी स्टडी मटेरियल में दे रखा है पेज नंबर 11.188 में। लेकिन मैंने यहाँ पे क्रक्स लिखा हुआ है और उसकी भी बाद भी मैंने आगे जाके इसकी समरी टेबल बना रखी है। तो अब एग्जाम के लिए आपको सिर्फ क्रक्स ध्यान रखना है, सिर्फ समरी टेबल ध्यान रखनी है, पूरी टेबल रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो किस कंपनी को डीआरआर बनाना है? सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज, ओनली अदर अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना होता है। अदर अनलिस्टेड कंपनीज का मतलब होता है अदर देन अनलिस्टेड एनबीएफसीज, अनलिस्टेड एचएफसीज, अनलिस्टेड एआईएफआईज, अनलिस्टेड बैंकिंग कंपनीज। तो सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही डीआरआर लागू होता है। बाकी कोई अनलिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड एचएफसी, अनलिस्टेड एआईएफआई
और अनलिस्टेड बैंकिंग कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता। और कितना डीआरआर बनाना है? 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। और वो भी आगे हम बात करेंगे कि सिर्फ वही उतने ही आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का डीआरआर बनता है, उसके अगेंस्ट डीआरआर बनता है जो नॉन कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल पोर्शन जो है डिबेंचर का, या जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, उसके लिए आपको डीआरआर नहीं बनाना होता। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है डीआरआर इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट में डीआरआर आई भी बोल देते हैं या डीआरआई भी बोल देते हैं। तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट अगेन कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस है। डीआरआर भी कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस है और डीआरआर आई भी कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस है। तो कंपनीज एक्ट कुछ कंपनीज को बोलता है जो आपने डीआरआर ब्लॉक करा, जो आपने फंड्स ब्लॉक करे, उसको आप कैश में नहीं रखोगे, आप और एक कदम आगे जाओगे, कैश में मत रखना। अभी भी हमें डर लगता है कि उस कैश को आप कहीं इधर उधर इस्तेमाल कर दोगे, तो आप कैश को ब्लॉक कर देना आप बाय पुटिंग इट इनटू एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ताकि कल को जब रिडेम्पशन की डेट आए तो आप ये बहाना ना मार पाओ कि देखो हमारे कैश में बैंक में पैसा तो है ही नहीं, हमारे तो इधर उधर एसेट्स में ब्लॉक हो रखा है सारा पैसा, कुछ हमने मशीनरी खरीद रखी है, फर्नीचर बिल्डिंग में हमने फंसा रखे हैं पैसे, कैश में पैसा ही नहीं है तो हम रिडेम्पशन कैसे करें। तो ऐसी बहानेबाजी आप ना कर पाओ, इसलिए कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ डीआरआर, कुछ कंपनीज के केस में डीआरआर आई बनाना पड़ता है, यानी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बेसिकली सेफ इन्वेस्टमेंट करने बोलता है कंपनीज एक्ट। सेफ इन, कोई ये नहीं कि शेयर बाजार में जाके पैसा डाल दो, नहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। ठीक है, तो कुछ कंपनीज के केस में जो डीआरआर हमने बना रखा है, उसमें जो फंड्स है, उसमें आप कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देना, और इसको आप तभी यूज कर सकते हो, इस सिक्योरिटीज से पैसा निकाल के आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको रिडेम्पशन करनी हो। तो इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। अब कौन सी कंपनीज को डीआरआर बनाना होता है या ये स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करनी होती है? लिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज को, सारी अदर लिस्टेड कंपनीज को, मतलब लिस्टेड कंपनी सारी आ गई, एनबीएफसी, एचएफसी एंड अदर लिस्टेड कंपनीज। हाँ, एआईआईएफआई और बैंकिंग कंपनी नहीं आई, तो वो मैं समरी में डिस्कस कर लूंगा। और इसके अलावा ऑल अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। तो बेसिकली दोबारा से चेक कर लो, सारी लिस्टेड एनबीएफसी एचएफसीज हो गई, अदर लिस्टेड कंपनीज हो गई, और अदर अनलिस्टेड कंपनीज हो गई, दैट इज अदर देन अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। इनको डीआरआर आई बनाना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है? 15% ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मेच्योरिंग बाय 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब नेक्स्ट जो अपकमिंग 31 मार्च को जितनी भी रिडेम्पशन होनी है, जितनी भी अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स की रिडेम्पशन होनी है, उसका 15% सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है। और इसकी ड्यू डेट क्या है? 30 अप्रैल होती है। 30 अप्रैल होती है। तो मैंने जैसे एग्जांपल से बताया था, फॉर एग्जांपल जो डिबेंचर्स 31 मार्च 2024 को रिडीम होनी है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए वो कब तक हो जानी चाहिए? 30 अप्रैल 2023 तक। ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया, देखो हमारे सवालों में हम 30 अप्रैल का वेट नहीं करेंगे। हमारे क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आएगा रिडेम्पशन का, आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होगी, सबसे पहला काम आपको चेक करना है वो आपको डीआरआर और डीआरआई की कंप्लायंस पूरी कर देनी है। पहली डेट को जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो सके हमें डीआरआर और डीआरआई की कंप्लायंस कर देनी है। तो इसलिए मैंने ये भी स्पेसिफाई कर रखा है कि हमारे क्वेश्चंस में वी विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू डीआरआर एंड डीआरआई ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। जो भी हमारा मतलब जिस भी डेट से हमारी एंट्री स्टार्ट हो रही होंगी, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होगा, पहले दिन ही हम लोग ये कंप्लायंस कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी हम पहले ही कर लेंगे। ये नहीं कि हम 30 अप्रैल को करेंगे, अरे नहीं सर ड्यू डेट तो 30 अप्रैल है तो हम तो भाई लास्ट 30 अप्रैल को ही करेंगे, उससे एक दिन पहले भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हमें अच्छा प्रोफेशनल बनना है ना, कल को हम कंप्लायंस करवाएंगे कंपनीज को, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे नहीं आप तो 30 अप्रैल तक वेट करो। हम तो उनको बोलेंगे कि भाई जितना जल्दी हो सके अपनी कंप्लायंस पूरी कर दो। बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगली बात जो मैं से पहले भी कह चुका बट दोबारा कह रहा हूं, इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो डीआरआर और डीआरआरआई बनता है, इट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ओनली, दैट इज वो पार्ट डिबेंचर का जो कैश में रिडीम होने वाला है। तो इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटेरियल पे, तो आप उसको भी रेफर कर लेना। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए ना ही डीआरआर बनाने की जरूरत है ना ही डीआरआई की जरूरत है। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी वो डिबेंचर्स जो कुछ पार्ट जिसका कैश में रिडीम होगा, कुछ पार्ट वो कन्वर्ट होगा। तो उसमें जो पार्ट सिर्फ कैश में कन्वर्ट, जो कैश में रिडीम होगा, यानी जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है, उसी के लिए ही आपको डीआरआर और डीआरआई की कैलकुलेशन करनी है। जो कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए डीआरआर और डीआरआई की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो एज आई सेड, इस पे क्वेश्चन है आपका एक स्टडी मटेरियल में, उसको जरूर से कर जाना।
तो इसके अलावा फॉर एग्जाम्स डीआरआर और डीआरआई, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है इसके लिए आपको ये टेबल ही रेफर करनी है। अगर आपने बना रखी है इस टेबल को, इस तरह की टेबल को, तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं बनाया तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप वीडियो पॉज करके इस टेबल को कॉपी जरूर कर लेना अपने रजिस्टर में, और इसी को रिवाइज करना, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे इस टेबल की मदद से। डीआरआर कितना बनाना है हमें पता है, 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। डीआरआई कितना करना है, 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन द नेक्स्ट 31 मार्च। अब कौन सी कंपनी इस पे लागू होता है डीआरआर और डीआरआई, ये फटाफट से रिकैप कर लो। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है एआईएफआईज एंड बैंकिंग कंपनीज। इन पे ना ही डीआरआर अप्लाई होता है ना ही डीआरआई अप्लाई होता है, दोनों भी अप्लाई नहीं होते। तो क्वेश्चन में दोनों भी जो होंगे उसके लिए आपको नहीं करना है कंप्लायंस। अच्छा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं उनके केस में भी सेम बात, ना ही डीआरआर एप्लीकेबल है ना ही डीआरआई एप्लीकेबल है। उसके बाद लिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसी के केस में यहां थोड़ा सतर्क रहना है। डीआरआर तो अप्लाई नहीं होता, डीआरआर तो मैंने वैसे क्रक्स बताया था सिर्फ एक ही कैटेगरी में अप्लाई होगा, बाकी किसी कैटेगरी में नहीं होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डीआरआई अप्लाई हो जाता है भाई यहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिमिलरली फिर अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज के केस में डीआरआर नहीं लगेगा, डीआरआर नहीं लगेगा, लेकिन और साथ साथ डीआरआई भी नहीं, डीआरआई भी एप्लीकेबल नहीं है। इसको आपको लर्न करना है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपको रटना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अदर लिस्टेड कंपनीज के केस में यहां फिर सतर्क हो जाना, डीआरआर तो एप्लीकेबल नहीं है परंतु डीआरआई एप्लीकेबल है। और जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज है, बेसिकली जो लास्ट कैटेगरी ऑफ कंपनीज है, इस पे डीआरआर भी लगता है डीआरआई भी लगता है। तो डीआरआर के लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको बच्चों, सिर्फ ये जो लास्ट कैटेगरी है अदर अनलिस्टेड कंपनी, सिर्फ इसी पे डीआरआर लगता है, बाकी किसी भी कैटेगरी में नहीं लगेगा। परंतु डीआरआई जरूर लगेगा, लास्ट कैटेगरी में भी लगेगा। इसके अलावा मैं हाईलाइट कर देता हूं आपका लिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज, और इसके अलावा अदर लिस्टेड कंपनीज, इनके केस में जो है डीआरआई की भी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो इसको अच्छे से याद रखना, लर्न कर जाना। तो क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपको स्पेसिफाई कर देगा कंपनी किस कैटेगरी की है, आपको अकॉर्डिंगली फिर अपनी कंप्लायंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वंस हमारी कंप्लायंस पार्ट क्लियर हो जाता है डीआरआर और डीआरआई का, अब सिंपल कहानी रह जाती, अब सिर्फ आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज रह जाती विच आर वेरी सिंपल। इस चैप्टर में जो मेन समझने को है वो यही है, डीआरआर एंड डीआरआई। ये क्लियर हो गया, एंट्रीज से तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो पहली तो एंट्रीज मेरी कंप्लायंस की एंट्री, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं आपको सबसे पहले कंप्लायंस चेक करना है। तो पहली कंप्लायंस हम डीआरआर की चेक करेंगे कि डीआरआर क्रिएट करना है, तो हम डीआरआर बना लेंगे। उसकी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, क्योंकि डीआरआर हमने बोला ये फ्री प्रॉफिट या फ्री रिजर्व से बन सकता है, जनरल रिजर्व से भी बन सकता है, बट जनरली हम क्वेश्चन में पीएनएल से बना लेते हैं, बट कोई भी फ्री रिजर्व से बनाई जा सकती है। उसके बाद आपको डीआरआर की इन्वेस्टमेंट करनी है, दूसरी कंप्लायंस, तो उसकी एंट्री होती है डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री, राइट। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन की जानकारी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, वो कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट भी पे जो इनकम है वो भी रिसीव हो रही है, वो इस तारीख को रिसीव हो रही है, तो हमें फिर इनकम की भी एंट्री करनी पड़ती है। वेरी सिंपल एंट्री होती है इसकी, इन्वेस्टमेंट मिलने की, मतलब इंटरेस्ट या इनकम जो भी है रिसीव होने की, इसमें इंटरेस्ट इनकम ही होती है ना। अगर आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की लिस्ट चेक करोगे तो सारी मोस्ट और लेस ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें इंटरेस्ट मिलता है। आपको रटना नहीं है वैसे वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, बट आपको एक बार रीड कर जाना है, अपनी स्टडी मटेरियल से रीड कर लेना, और आपको पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ऐसी है जिसपे हमें इंटरेस्ट ही मिलता है। तो इंटरेस्ट मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन जो भी डीआरआर आई है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ईयर एंड में तो आपको पता ही है इस इनकम को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, राइट। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की हो सकता है आपको एंट्री करनी पड़े, और इसकी एंट्री में तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में आप ऑलरेडी सीख जाते हैं, पूरी टीडीएस वगैरह के साथ सीखते हैं आप बाकायदा। तो इसलिए मैंने बोल दिया रेफर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बट फिर भी मैं ओरली रिकैप करा देता हूँ। पहले हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, इसमें हम अमाउंट ड्यू कर देते हैं, है ना, इसमें हम इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू कर देते हैं। और ईयर एंड में क्या करते हैं, सॉरी दूसरा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको पे करते हैं। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ईयर एंड में क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट बिक रही है तो भाई एंट्री भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, फायदा नुकसान जो भी होगा वो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन जनरली
जो डीआरआर इन्वेस्टमेंट होती है, जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होती हैं, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती हैं जो जिसपे ज्यादा एज सच फायदा नुकसान, जब कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस है, वो होने का संभावना कम होती है। इसलिए क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो हम हमेशा मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो पार पे रियलाइज होगी, मतलब जितनी की इन्वेस्टमेंट करी उतने पे ही रियलाइज होगी। ठीक है, ये जनरली प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, और वैसे नहीं तो क्वेश्चन हमें बता देता है। बट अगर क्वेश्चन की जानकारी के हिसाब से हमें कोई फायदा या नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट बेचने पे, तो आपको पता ही है भाई, नुकसान हो रहा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कर देंगे, नुकसान को डेबिट कर देंगे, और अगर फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब रिडेम्पशन का टाइम आता है तो हम सबसे पहले अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करते हैं। उसकी एंट्री होती है परसेंटेज, जितना भी परसेंट डिबेंचर है तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। हमेशा याद रखना इसमें फेस वैल्यू डेबिट होगा। अगर प्रीमियम पर रिडेम्पशन होने वाला है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसको हम डेबिट कर देते हैं, और टोटल अमाउंट जितना भी ड्यू हुआ उसको हम टू डिबेंचर होल्डर करके ड्यू कर देते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 100 रुपए का डिबेंचर 110 पे रिडीम होने वाला है तो 100 रुपीज से परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, 10 रुपीज से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर डेबिट होगा, और टू डिबेंचर होल्डर पूरा 110 रुपए ड्यू हो जाएगा। उसके बाद इस ड्यू अमाउंट को पे कर देते हैं कैश में जब रिडेम्पशन होती है। इन केस ऑफ कैश रिडेम्पशन, यहां पे कैश में रिडेम्पशन हो रही है, तो उस केस में जो एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद रिडेम्पशन होने के बाद जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट हो गया, रिडीम हो गया, उस अमाउंट का प्रोपोर्शनेट डीआरआर हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब फ्री कर देते हैं। उसकी एंट्री होती है डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो सिंपली स्पीकिंग, अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहूं कि कितना अमाउंट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वेरी सिंपल, जितने भी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू का डिबेंचर आपने रिडीम करा, ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड इनटू 10%। वेरी सिंपल, इससे सिंपल कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती प्रोपोर्शनेट अमाउंट की, है ना। तो जितने भी अमाउंट का डिबेंचर आपने रिडीम करा, बेसिकली रिडेम्पशन में आपने ये जितना भी अमाउंट ये परसेंटेज डिबेंचर में डेबिट कर रखा होगा, उसका 10% निकाल लेना, उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और सारे ही डिबेंचर अगर रिडीम हो रहे हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो सारा ही डीआरआर का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अक्सर हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, प्रीमियम और रिडेम्पशन को जो हमने डेबिट किया इसको राइट ऑफ करना पड़ता है, तो ये हम पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट करके हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। इसमें हम ये मानते हैं कि भाई इशू और अलॉटमेंट के टाइम पे हमने इस प्रीमियम और रिडेम्पशन की लाइबिलिटी को क्रिएट करा नहीं था, क्योंकि अगर आप चाहो तो लिंक करो इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में, हम वहां पे सिखाते हैं कि भाई जहां पे रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने वाली है तो हम उसी दिन पे अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम की लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। ये कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए लॉस ऑन इशू को डेबिट करते हैं, प्रीमियम और रिडेम्पशन को क्रेडिट कर देते हैं। तो वैसे तो होता वही है, लेकिन हम अपने सवालों में जनरली मानते हैं भाई देखो क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट गिवन है उसमें प्रीमियम और रिडेम्पशन की लाइबिलिटी आ रही है तो फिर हो गया खत्म, फिर तो इसका मतलब हमने प्रीमियम की लाइबिलिटी ऑलरेडी बना रखी है, फिर आपको ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा अक्सर क्वेश्चन में होता नहीं है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम मानते भी यही है कि ऐसा जो प्रीमियम की लाइबिलिटी वो हमने नहीं बना रखी पहले, तो इसलिए हम लोग यहां पे पीएनएल अकाउंट के थ्रू इस प्रीमियम के नुकसान को राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर सवाल में ये हो रहा हो कि भाई डिबेंचर्स कैश में रिडीम नहीं हो रहे, इसको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री नहीं करते। डिबेंचर होल्डर को ड्यू करने की एंट्री तो यहां तक हो जाती है, लेकिन पेमेंट की एंट्री करने की जगह हम कन्वर्जन की एंट्री कर देते हैं। उस केस में एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। ऑफ कोर्स अगर कन्वर्जन जो हो रहा है प्रीमियम पे हो रहा है, जो शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, लॉट कर रहे हैं, वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होने, कितने कन्वर्ट होंगे, मतलब टोटल डिबेंचर्स कितने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, उसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जितना भी अमाउंट ड्यू करा हमने ऑन कन्वर्जन, तो उसको डिवाइड कर देना है विद इशू प्राइस, यानी फेस वैल्यू पर शेयर प्लस प्रीमियम पर शेयर। तो इससे आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता लग जाएगा। फिर इसे एंट्री में क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स जितने निकाले इनटू फेस वैल्यू कर देना शेयर्स का। यहाँ पे फेस वैल्यू किसका है, इक्विटी शेयर्स का जो इशू हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, और जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको प्रीमियम पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में ये क्रेडिट हो जाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके स्टडी मटेरियल में आप देख लेना जहां पे आपको स्पेसिफिकली बस नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कैलकुलेशन करनी होती है, तो वो भी आप कर लेना, क्योंकि उससे वो जो क्वेश्चन है वो 4 to 5 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। बस, तो कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर आपका इतना ही है। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया, परचेज ऑफ डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसकी अकाउंटिंग आपको करनी। ठीक है, तो बस छोटा सा आपका नन्ना सा चैप्टर है, क्वेश्चन इसके आपको प्रैक्टिस जरूर करना है।
तो आई होप इस रिवीजन वीडियो से आपकी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हो गई होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी व्यू पॉइंट्स है, आपकी जो भी कंफ्यूजन अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है CA_Shailen, तो वहां पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अगेन डिटेल लेक्चर देखना है, इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन डिटेल में करना है, सॉल्व करना है, तो उसके लिए मेरे आप डिटेल लेक्चर्स को रेफर कर देना। फर्स्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया। तो अपना ख्याल रखिए बच्चों, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।